Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with the topic that is respiration, जो कि हमारा लाइफ प्रोसेसेस जो है हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो लाइफ प्रोसेसेस हमारे कई सारे होते हैं, जिसमें से रेस्पिरेशन एक लाइफ प्रोसेस है और न्यूट्रिशन जो कि हमारा एक लाइफ प्रोसेस था वो हम कंप्लीट न्यूट्रिशन के अंदर हमने देखा था कि हमारे ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. ऑटोट्रॉफिक में हमने प्लांट्स को पढ़ा था और हेटरोट्रॉफिक में हमने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, अमीबा पढ़ा था जिसमें, और मल्टी सेल्युलर में न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन किसका, ह्यूमन बींग्स का. ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, कि हम जो सिंपलर कंपोनेंट्स में हमने ब्रेक डाउन किया था, हमने डाइजेशन में क्या, न्यूट्रिशन में क्या पढ़ा था कि हमारा खाने का डाइजेशन होता है. खाने के डाइजेशन में क्या होता है कि जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स होता है नेचर के अंदर. कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. और उस फूड को हम सिंपलर सब्सटेंसेस में या सिंपलर कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक करते हैं ताकि हमारी जो हमारी बॉडी है वो इन सिंपलर कंपोनेंट को अब्जॉर्ब कर पाए और इनको अब्जॉर्ब करके उनसे एनर्जी को ऑब्टेन करे. साथ ही साथ अगर हमें ग्रोथ करवानी है, टिश्यूज़ को रिपेयर करवाना है तो ये काम भी हमारा कौन करता है, ये काम जो हम करते हैं ये रेस्पिरेशन के थ्रू होता है. जो हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बेसिकली उसको ही हम रेस्पिरेशन भी कहते हैं. या रेस्पिरेशन को आप कह सकते हो कि हम कंपोनेंट्स जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं जिनको हमने अब्जॉर्ब किया था उससे फर्दर हम एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, उसका फर्दर ब्रेक डाउन करके. ठीक है, एक्टिविटी 5.4 में क्या है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब. तो आपने एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर को ले लेना है. ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर. फिर आपने क्या किया, पिस्टन, इसको पिस्टन बोलते हैं, जिसको यहाँ पे इन्होंने पिचकारी लिखा हुआ है, इसको पिस्टन भी बोलते हैं. इसके थ्रू आपने क्या किया, हवा इसके अंदर डाली. ठीक है, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर लाइम वाटर टू टर्न मिल्की. अब होता क्या है, इसमें क्या है, ए और बी. ए में क्या है, एयर इज बीइंग पास्ड इनटू अ लाइम वाटर विद अ पिचकारी या फिर सिरिंज, या फिर आप इसको, नहीं पिस्टन तो नहीं कहोगे, हाँ सिरिंज ही बोलोगे. ठीक है, सिरिंज. और बी में हमने क्या किया है, एयर इज बीन एक्सहेल्ड इनटू लाइम वाटर. यहाँ पे आपने मुंह से हवा छोड़ी है और यहाँ पे आपने पिस्टन के थ्रू हवा छोड़ी थी. दोनों ही केसेस में क्या हो जाएगा, देखो, नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की. वॉट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट. तो इसमें बेसिकली क्या है कि दोनों की केस इस एक्टिविटी में क्या होगा, लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि लाइम वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और जो हमारा कंपाउंड बनाता है वो मिल्कीनेस देता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है. देखो, लाइम वाटर होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा CaCO3 बना लेता है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं. और क्योंकि ये बन जाता है इसलिए हम कहते हैं कि CO2 ने क्या किया, टर्न कर दिया लाइम वाटर को मिल्की. क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा जो है वो वाइट कलर का होता है और मिल्की जैसी अपीयरेंस आ जाती है, ऐसा लगता है दूध है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जबकि पहले लाइम वाटर था, पानी जैसा दिख रहा था. जब CO2 पास कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जो मिल्की था. ठीक है, तो बस इस एक्टिविटी में यही हुआ है. बाकी उन्होंने यही बोला हुआ है कि दोनों में कौन जो है ज़्यादा टाइम लेगा टर्न होने में, मिल्की. ठीक है, फिर है एक्टिविटी 5.5, take some fruit juices or sugar solution and add some yeast to this. Take this mixture in a test tube. Fit the cork. What does it tell about fermentation? तो इसमें हमने किया है फर्मेंटेशन क्या होता है बेटा, कि जैसे आपने यूजुअली देखा होगा अगर आपके घर में भटूरे बनते हैं तो मैदे के अंदर यीस्ट, इनो या कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट मिलाया जाता है जिससे, कहते हैं ना, मम्मी कहती है कि भटूरे बना रहे हैं तो आटा जो है, मैदा जो है वो पहले से गूंदना होता है और उसको थोड़ा रेस्ट देना होता है ताकि वो फूल जाए. या केक बनाते हो तो उसके अंदर आपको, उसके मिक्सचर में आप इनो डालते हो तो वो क्या होता है, वो फर्मेंटेशन होता है. अब ये फर्मेंटेशन क्या है, सब कुछ क्या है, तो ये हम अब पढ़ने वाले हैं. वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन. हमने लास्ट सेक्शन में न्यूट्रिशन पढ़ा था ऑर्गेनिज्म में. द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन
cells to provide energy for various life processes. तो जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन के दौरान जो जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर हम खाना खाते हैं. अब ये जो हम खाना खाते हैं, ये खाने से हमें एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी जो है वो सेल्स हमारे यूज़ करते हैं. सेल्स को एनर्जी मिलती है जिससे वो यूज़ करके सारे के सारे हमारे लाइफ प्रोसेसेस हो पाते हैं और हम जिंदा रहते हैं. डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज. अब ये क्या होता है ना कि खाने को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेल्स को एनर्जी मिले, है ना, हम ये काम कर पा रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा डाइजेशन होके सिंपलर कंपोनेंट्स जो थे, उन सिंपलर कंपोनेंट्स से हमें अब एनर्जी निकलवानी है, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. तो अगर इन शॉर्ट आपको समझना हो कि रेस्पिरेशन जो है वो ओवरऑल है क्या, आप सारे नाम पढ़ लोगे, आप सारे पाथवेज पढ़ लोगे, पर मेन आप अगर आपको रेस्पिरेशन कोई पूछे और आप उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो सिवाय एक छोटी सी बात को बताए हुए, ठीक है, तो फ़ायदा क्या. रेस्पिरेशन में यही होता है कि हमने डाइजेशन में जो सिंपलर सब्सटेंसेस में खाने को कन्वर्ट किया था, उस खाने से अब हम एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, उस खाने से अब हमें एनर्जी निकालनी है, ठीक है. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस से, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है. जैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग तरीका था खाना खाने का, उनका अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम था डिपेंडिंग अपॉन वो क्या खाना खाते हैं, ऐसे ही जो सिंपलर कंपोनेंट्स में खाना ब्रेक डाउन हुआ है उससे एनर्जी ऑब्टेन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स. सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब होता क्या है कि हमने देखा था कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया था. हमने डाइजेशन में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था. अब ऐसे तो हमारा फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए थे, है ना, और जो हमारा प्रोटीन था वो हमारा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया था. अब इनसे एनर्जी कैसे ऑब्टेन हुई ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा. एनसीईआरटी में ये बताया हुआ है कि कैसे ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन होती है. देखो बेटा, इनसे एनर्जी ऑब्टेन होती नहीं होती, इनसे क्या होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हमारी एनसीईआरटी में ग्लूकोज के बारे में बताया हुआ है कि कैसे ग्लूकोज से एनर्जी ऑब्टेन होती है, तो हम ग्लूकोज को ही पढ़ेंगे, ठीक है. तो ग्लूकोज जो है ये क्या था, ग्लूकोज हमारा एक सिंपलर कॉम्पोनेंट था, एक सिंपल कंपाउंड था, सिंपलर कॉम्पोनेंट था जो कार्बोहाइड्रेट जो कि एक कॉम्प्लेक्स था कंपाउंड, उसको डाइजेस्ट करके बना था. जब डाइजेशन हुआ तो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था. अब इस ग्लूकोज से हमें क्या करना है, इस ग्लूकोज से हम एनर्जी को निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब ग्लूकोज को और तोड़ते हैं और उससे एनर्जी निकालते हैं. कैसे निकालते हैं, या तो वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम, देखो, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज. सम यूज़ ऑक्सीजन, कुछ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लूकोज का कम्प्लीटली, मतलब ग्लूकोज को पूरा ब्रेक डाउन कर देते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक है. ये एक तरीका हो गया ग्लूकोज से एनर्जी को निकालने का, क्योंकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया. वाटर आपकी बॉडी के पास सेल में रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप एक्सहेल कर दोगे ब्रीदिंग के थ्रू, और साथ ही साथ आपको एनर्जी भी मिलेगी. इस एनर्जी को आप या तो स्टोर कर लोगे या आप किसी काम में यूज़ कर लोगे, ठीक है. सम यूज़ अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. तो एक तो ये तरीका था कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ था ऑक्सीजन का यूज़ करके. क्या हुआ था, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ था ऑक्सीजन का यूज़ करके और CO2 और वाटर में कन्वर्ट किया गया था, साथ ही साथ एनर्जी भी मिली थी. दूसरा पाथवे क्या होता है जिसमें हम डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करेंगे. इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. देखो बेटा, जो ग्लूकोज है ना वो होता है हमारा C6H12O6. तो क्योंकि इसमें 6 कार्बन है तो ग्लूकोज को हम बोलते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल. अब देखो, ये पूरा रीड करने से पहले मैं आपको ये फ्लो चार्ट समझा देती हूँ. होता क्या है कि ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है. अब हमारे जो सेल्स हैं, ब्लड जो है, जो हमारी विलायें थी, उन्होंने ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसफ़र कर दिया था. ग्लूकोज ने ब्लड में, विलायें ने ग्लूकोज को अब्सॉर्ब किया था और ब्लड को दे दिया था. अब ब्लड में ग्लूकोज आ गया, ब्लड ने क्या किया, ब्लड सेल के पास गया और ग्लूकोज जो है वो सेल को दे दिया. अब ये जो ग्लूकोज है
इसका जो भी कार्यक्रम है, इसका जो ब्रेक डाउन है, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। सेल के किस में होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो हमने क्या किया था, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट था, इसको मैंने कार्ब लिखा है अभी, ये हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था। कहाँ पे कन्वर्ट हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हुआ था। फिर इस ग्लूकोज को अब्जॉर्ब किया था, किसने अब्जॉर्ब किया था? विलाई ने अब्जॉर्ब किया था। और फिर विलाई जो है वो रिचली ब्लड सप्लाइड होती है, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या था? ब्लड हमारी पूरी बॉडी में घूमता है, तो सेल के कांटेक्ट में आता है ब्लड, सेल को ग्लूकोज दिया और अब सेल के साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि ग्लूकोज आया कहाँ से था और आपको रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन को रिलेट भी करके बता दिया, ठीक है? वरना आप कहीं कंफ्यूज हो कि न्यूट्रिशन अलग चीज़ है, रेस्पिरेशन अलग चीज़ है। नहीं, पहले न्यूट्रिशन होता है फिर रेस्पिरेशन होता है, तभी हम इसको सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं। तो अब ग्लूकोज मैंने बताया है कि ग्लूकोज हमारा C6H12O6 होता है। तो क्योंकि देखो 6 कार्बन है तो इसलिए हम ग्लूकोज को 6 कार्बन मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एक 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में जिसका नाम पायरुवेट होता है। पायरुवेट का क्या फॉर्मूला है आपको नहीं पढ़ना। पायरुवेट का क्या फॉर्मूला है आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। और ये जो पायरुवेट है इसके साथ हमारी जब कन्वर्ट होता है ना पायरुवेट के अंदर ग्लूकोज, तो हमारी एनर्जी भी रिलीज होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लूकोज जो है वो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरुवेट हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो एक कार्बन ग्लूकोज से मैं आपको बता दूं हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट देखने को मिलते हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट होंगे तभी हमारा 336 जो है कार्बन मॉलिक्यूल सेटिस्फाई होंगे। ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ओके, अब देखो होता क्या है। अब ये जो मेन क्या होता है ना, ये पायरुवेट का ही ब्रेक डाउन होता है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीक़ों से होता है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट जो है ये हमारा एक यीस्ट क्या होता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। यीस्ट हमारा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? यीस्ट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे आप भटूरे वगैरह बनाते हो या मैदे कोई भी आपको कोटिंग बनानी होती है तो उसको आपको फुलाना होता है, तो हम यीस्ट को भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यीस्ट जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अब देखो यीस्ट जो है ना, इसका भी कंपोनेंट, इसके पास भी ग्लूकोज होता है। इसके भी सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। अब क्या होता है, ये जो पायरुवेट है ये 3 कंडीशंस के हिसाब से इसमें कन्वर्जन होता है, ठीक है? आगे ब्रेक डाउन होता है। अब वो कौन कौन सी 3 कंडीशन है? तो एक तो ये कंडीशन है कि ऑक्सीजन नहीं है और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसका हमें एग्जाम्पल यीस्ट है। यीस्ट में हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। उसके बाद है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजन तो है लेकिन उतने अमाउंट में नहीं है जितने अमाउंट में सेल को चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज को, ठीक है? और तीसरा होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि जो हमें जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है पायरुवेट को ब्रेक डाउन करने के लिए उतनी ऑक्सीजन हमारी पूरी की पूरी प्रेजेंट है। तो देखो बेटा अब क्या होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट। तो पायरुवेट का ब्रेक डाउन जब ऑक्सीजन नहीं होती तो किस में हो जाता है? हमारा इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। इथेनॉल जो है वो अल्कोहल फैमिली की एक मेंबर है और इथेनॉल इज द एक्चुअल अल्कोहल, जो हम बोलते हैं ना कि अल्कोहल, तो इथेनॉल ही हमारी अल्कोहल होती है, ठीक है? वैसे मीथेनॉल भी होता है और ये कॉमनली अल्कोहल फैमिली की होते हैं। तो इतनी डिटेल में आपको नहीं जानना है फिलहाल, क्योंकि आप जब चैप्टर 4 पढ़ोगे तो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी। बट मैं आपको बता दूं इथेनॉल जो है वही अल्कोहल है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, तो इसलिए ना यीस्ट जो है ना, इसको ये आप आगे पढ़ोगे जब आप 12th में जाओगे, और अगर आप साइंस परस्यू करते हो तो उसमें आपका एक चैप्टर आता है, उसमें आप पढ़ोगे कि कैसे जो है जब
ब्रेड बनाई जाती है, जब वाइन बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है, तो यीस्ट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, राइट। तो CO2 उसका फॉर्मूला है। तो CO2 में क्या है? एक ही कार्बन है। तो अगर हम देखें तो पायरुवेट हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, इथेनॉल हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट से एक मॉलिक्यूल जो है वो बनता है इथेनॉल का, और एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी रिलीज हो जाती है। सिमिलरली लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है सेल के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है जितनी हमारे सेल्स को चाहिए। ज़्यादातर ये कंडीशन ना हमें हमारे मसल सेल्स में देखने को मिलती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो, कि आप भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, या आपने साइकिलिंग कर ली, ज़्यादातर आप भाग रहे हो, आप ये सोचो, ठीक है, या आप जॉगिंग कर रहे थे और आपने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर लिया, तो आपको अपने पैरों में दर्द महसूस होता है। वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि जब आप भाग रहे होते हो आपकी बॉडी को चाहिए होती है एनर्जी। अब देखो बेटा, आप अगर देखो ना, तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ना पायरुवेट के अंदर, तो भी हमारी एनर्जी रिलीज होती है। और जब इस पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है ना, चाहे वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, चाहे वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में हो, चाहे वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में हो, तीनों ही केसेस में एनर्जी रिलीज होती है। अब होता क्या है कि हमें ना उस टाइम पे चाहिए होती है एनर्जी। अब एनर्जी हमें चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी है, मतलब हमारे सेल जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। हम हांफते हैं ना सांस लेते लेते, तो आप ये समझो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की कमी है, जो मसल सेल्स है स्पेसिफिकली उनमें ऑक्सीजन की कमी है। तो पायरुवेट जो है ना वो टूट जाता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में, और वो लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। अब ये जो एनर्जी है ये तो हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड है ना ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है, और पायरुवेट भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है, इसलिए हमारी कोई कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज नहीं होती है। नाउ ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा थर्ड केस है कि अगर सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये जो हमारा केस है ना ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। वैसे तो ये केस हमारा मसल सेल्स और बाकी सेल्स में भी होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन पायरुवेट का हमेशा तभी होता है जब ऑक्सीजन कंप्लीटली प्रेजेंट हो। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल इसका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारा सेल का एक कॉम्पोनेंट है। आपने सुना होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और आपने क्लास 9th में सेल चैप्टर जब पढ़ा होगा तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारी एक सेल ऑर्गेनली है, राइट। अब ये क्या होता है, जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब क्या है, पायरुवेट जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और कार्बन डाइऑक्साइड एक 1 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होंगे, साथ ही साथ वाटर रिलीज होगा और हमें एनर्जी भी मिलेगी। अब इन तीनों ही केसेस में क्या होता है, अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का केस कंसिडर करें, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें कब मिलती है? जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर जब ब्रेकडाउन होता है तब हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, बाकी केसेस में कम एनर्जी मिलती है कंपैरेटिवली। ओके, तो ये है आपका बेसिक पाथवे। अब हम इसको रीड करके समझेंगे। देखो बेटा, मैं आपको दोबारा से एक बार बता देती हूँ। ग्लूकोज था, ग्लूकोज हमारे साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट के अंदर, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल था। साथ ही साथ हमारी एनर्जी भी रिलीज होती है। उसके बाद क्या है, 3 कंडीशंस होती हैं हमारी, उन 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमारा जो हाँ, तो पायरुवेट का जो है फर्दर ब्रेकडाउन हमारा होता है 3 कंडीशंस में। एक कंडीशन है कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, ऑक्सीजन है ही नहीं। दूसरी क्या कंडीशन है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है पर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेस प्रेजेंट है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए पायरुवेट का ब्रेकडाउन करने के लिए उतनी ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल जो है वो हो गया यीस्ट। इसमें क्या होता है, पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है,
वो हमारा इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। इथेनॉल हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, CO2 में कन्वर्ट होता है, CO2 हमारा 1 कार्बन मॉलिक्यूल है और हमें एनर्जी मिलती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाए, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल होता है हमारा मसल सेल्स में। मसल सेल्स में जब हम कोई भी विग्रस एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है, जो 3 कार्बन का पायरूवेट है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है और लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमें क्रैम्प्स महसूस होते हैं। जो हम कहते हैं ना कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया, भाग लिए, तो हमें क्रैम्प फील हो रहे हैं, तो वो क्रैम्प क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बन चुका होता है हमारी बॉडी में और वो बाद में पेन करता है, क्रैम्प्स देता है। ठीक है, अब क्या है, पायरूवेट जो है उसका ब्रेकडाउन थर्ड केस में अगर हम देखें तो वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जांपल हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरूवेट का ब्रेकडाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है खूब सारी। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ से पढ़ते हैं इसे, देखो। In all cases, the first step is the breakdown of glucose, a 6 carbon molecule, into a 3 carbon molecule called pyruvate. तो ऑल केसेस मतलब चाहे ऑक्सीजन एब्सेंट हो, चाहे ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तीनों ही केसेस में अगर हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं ग्लूकोज का, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद हमारा जो स्टेप्स होते हैं वो अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या कंडीशन है। उसके बाद हमारे अलग अलग हमें चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, लेकिन पहला स्टेप तो सब में सेम है कि ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, और ये प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फर्दर द पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये पायरूवेट जो है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट। ये प्रोसेस जो है वो यीस्ट के अंदर होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अब बेटा फर्मेंटेशन क्या होता है ये आप ध्यान से समझ लो, यही होता है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हमारा पायरूवेट जो है वो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। हम कहते हैं ना कि मैंने आपको बताया था कि भटूरे वगैरह बनाने होते हैं या कुछ भी ऐसा मिक्सचर बनाना होता है जिसमें हम किसी चीज़ को फुलाना होता है, तो यीस्ट का यूज़ किया जाता है। यीस्ट का क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो पायरूवेट है वो इथेनॉल में तो कन्वर्ट होता ही है लेकिन साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी वजह से जो चीज़ है, जो भी जिस चीज़ में आपने यीस्ट को मिलाया, जैसे मैदे में मिलाया तो मैदा फूल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इथेनॉल होता है, इथेनॉल तो शराब है, हमारे लिए अच्छी नहीं होती, तो बेटा वो बहुत ही कम क्वांटिटी का होता है। ठीक है, तो उतना उससे मत डरो, उतना मत सोचो। फर्मेंटेशन में बेसिकली CO2 हमारी आपको CO2 जो है उसकी वजह से पफीनेस आती है। पफीनेस मतलब फूलना किसी चीज़ का। सिंस द प्रोसेस टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, अब ये प्रोसेस जो है ये एयर के एब्सेंस में होता है, इट इज़ कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है जिसमें पायरूवेट जो है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है और क्योंकि हम एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं हमारे ग्लूकोज से, जो हमारा एक सिंपलर कंपाउंड था, क्योंकि इनिशियली तो आपने एनर्जी ग्लूकोज से ही बनाई ना, पायरूवेट आपको ग्लूकोज से ही मिला, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट। अब अगर पायरूवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है रिएक्शन। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरूवेट इनटू अ 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो 3 कार्बन का पायरूवेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब देखो हुआ क्या बेटा, ये 3 कार्बन का था पायरूवेट और हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो 1 कार्बन होती है, इसीलिए इसके 3 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, आपने बैलेंसिंग तो पढ़ ली होगी ना अब तक, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो अबे 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और जो दूसरा प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो देखो बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब आपने ऑक्सीजन का यूज़ किया है, एयर का यूज़ किया है, और एन एरोबिक, बस इसके आगे आपको एन लगाना है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है।
द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ लॉट ग्रेटर दैन एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है किस केस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो अ लॉट ग्रेटर है, ग्रेटर नहीं बेटा, अ लॉट ग्रेटर than in an aerobic respiration. Sometimes when there is lack of oxygen in our muscle cells, तो कभी कभार क्या होता है हमारे मसल सेल्स में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो, तो उस केस में क्या है, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इज ऑल्सो टेकन। तो ये एक दूसरा पाथवे हमारा होता है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट का। हेयर द पायरुवेट मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही होता है। दिस बिल्ड्स अप लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। और इसी वजह से हमारे मसल्स में क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से हमें क्रैम्प्स कॉज होते हैं। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP। अब होता क्या है बेटा, इसको आपने सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों बोला है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रही है, तो इसको हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोला है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई, जो हमारी जब हमारा ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, तब हमारी एनर्जी रिलीज हुई। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है तो भी एनर्जी रिलीज होती है। लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो भी एनर्जी रिलीज होती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जब हमारा पायरुवेट जो है वो उससे एनर्जी रिलीज होती है, तो उस केस के अंदर तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये इमिडिएटली जो है वो ऐसे हम फालतू कामों में इसको वेस्ट नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं फटाफट से। कैसे स्टोर करते हैं, हम एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं उससे, जिस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ATP। ठीक है, क्या बोलते हैं, ATP, which is used to fuel all other activities in the cell। तो हमें सेल के अंदर और भी जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती है वो हमारी ATP की वजह से ही हो पाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला हुआ है फ्यूल टू ऑल अदर एक्टिविटीज। In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can drive the endothermic reaction taking place in a cell। तो होता है क्या है कि ये जो हमारी एनर्जी है ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन से जो हमें मिलती है, इसको हम ATP में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर फर्दर जब हमें एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम ATP को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ATP को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और हमें एनर्जी मिलती है, और हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस करवा लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमें रिएक्टेंट के साथ में रिएक्टेंट्स को एनर्जी देनी पड़ती है। अब ये ATP क्या होता है, तो ATP इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेसेस। देखो ATP इज़ द एनर्जी करेंसी क्यों बोला हुआ है, करेंसी का मतलब क्या होता है, पैसा। तो ATP को आप कह सकते हो कि एनर्जी करेंसी है क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर है, और एक तरह की ये मनी है फॉर मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेसेस। क्योंकि देखो अगर आपको आज के टाइम में कोई काम करवाना है किसी से भी, कोई भी सर्विस किसी को देते हो आप तो आप पैसे लोगे, कोई सर्विस किसी से लेते हो आप तो आप पैसे दोगे। ठीक है, पहले वाले केस में मैंने उल्टा बोल दिया क्या, अगर आप सर्विस देते हो किसी को तो आप पैसे लोगे, और अगर आप सर्विस किसी की लेते हो तो आप पैसे दोगे। ठीक है, तो ATP हमारा एनर्जी करेंसी होता है मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेसेस का। सेल्यूलर प्रोसेसेस मतलब जो हमारा सेल है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। जैसे हमने ऊपर ही देखा कि हमारा ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही कन्वर्ट होता है ना। तो ऐसे ही सेल के अंदर जो है बहुत सारे रिएक्शंस हमारे चल रहे होते हैं जो हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो क्या होता है, जब ये रिएक्शंस होते हैं ना तो हमें कभी कभी एनर्जी चाहिए होती है, कभी कभी एनर्जी जो है हमें मिलती है। तो जब एनर्जी हम देखो, कुछ प्रोसेस आपको ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको एनर्जी जो है यानी कि ATP जो है वो खर्च करनी पड़ती है, और बाद में आपको फिर से ATP मिल जाती है, और क्योंकि वो ज़्यादा क्वान्टिटी में होती है तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप आगे पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में इसके बारे में। तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब होता क्या है कि जो हमारा ADP है ये एक मॉलिक्यूल है जो सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है इसको हम PI बोलते हैं, यहाँ पे इसको नॉर्मली P से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ADP जो हमारा होता है ना, ADP हमारे सेल में होता है, ADP हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट भी हमारे सेल में प्रेजेंट होता है। आई डोंट नो,
9th में भी शायद ये चीज़ हो, वरना 11th में तो है ही, कि हमारा जो सेल है ना उसके अंदर कुछ ग्रैनुअल्स होते हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, सल्फेट ग्रैनुअल्स, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रैनुअल्स जो है ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फॉस्फेट जो है वो हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एडीपी भी हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि ये एडीपी और पीआई जो है ये अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जब एनर्जी रिलीज होती है ना हमारे ब्रेकडाउन से, फिर चाहे वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो चाहे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, तो इन दोनों के बीच में एक मैजिक होता है। क्या मैजिक होता है? दोनों जॉइंट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी पे। अब ये एडीपी की मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। एडीपी होता है एडिनोसिन फॉस्फेट, नहीं, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। और जो हमारा एटीपी होता है, एटीपी होता है, ये होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे डाई है, यहाँ पे ट्राई है, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्राई और एडीपी और पीआई से ही क्यों हमारा एटीपी बनता है? क्योंकि यहाँ एडीपी में एडिनोसिन डाई फॉस्फेट है। अब उस फॉस्फेट में आप एक फॉस्फेट और जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जो हमारे सेल में होते हैं जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, देन यूज द एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। ये इस एटीपी को यूज़ करते हैं और रिएक्शन कर लेते हैं। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इज एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू इतना। तो जब हमारा जो है एटीपी ब्रेकडाउन होता है, वाटर को यूज़ करके टर्मिनल फॉस्फेट की लिंकेज टूटती है, मतलब एटीपी टूटता है वाटर को यूज़ करके, तो कम से कम इतना किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। बेटा ये मोर टू नो में है, ठीक है। ये एज एन पेपर में उठकर नहीं आएगा, बस आप इसको पढ़ लो फॉर द सेफ्टी। Think of a battery, how can energy for many different kinds of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. तो होता क्या है कि जैसे बैटरी होती है, तो बैटरी से आप क्या करते हो? मैकेनिकल, आप बैटरी से एक बल्ब जला सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है एक पंखा चला सकते हो, वो ऑब्टेन कर सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हो। तो सिमिलरली आप एटीपी को भी क्या समझ सकते हो? एटीपी जो है वो सेल की कॉन्ट्रैक्शन, अगर हमें करना है सेल का कॉन्ट्रैक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। तभी तो हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी हमारी बॉडी को हम वो तो कह देते हैं कि ग्रोथ के लिए चाहिए, रिपेयर के लिए चाहिए, पर और हमारा मतलब सारे हम कहते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस के लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व, ये भी तो हमारे कहीं ना कहीं लाइफ प्रोसेसेस इतने तो नहीं है, क्योंकि मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अगर ना हो, पैरालाइसिस की कंडीशन होती है, उसमें इंसान जिंदा तो रहता ही है, लेकिन स्टिल ये सारे प्रोसेसेस भी हमारे होते हैं जिसमें हमें एनर्जी यानी कि एटीपी चाहिए होती है, ठीक है। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब होता क्या है बेटा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उनको एनर्जी चाहिए, उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो ये इंश्योर करते हैं कि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो। वी हैव सीन दैट द प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, हम ये बात जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस का थ्रू स्टोमेटा। एंड द लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। और होता क्या है, जो सेल्स होते हैं ना प्लांट के, उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो है वो ज़्यादा होती हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मतलब जैसे ऐसे ऐसे लूजली पैक्ड सेल है, ये एक सेल है और सेल्स जो है वो ऐसे ऐसे पैक्ड है, लूजली पैक्ड है। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है ना, ये इंश्योर करती हैं कि गैशियस कॉन्टैक्ट जो है वो बना रहे, दैट ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड एंड डिफ्यूज्ड हेयर, और इन्हीं की मदद से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है और डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम them and out into the air. They can go into cells or away from them and out into the air. तो होता क्या है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये सेल के अंदर भी जा सकती है, बाहर भी आ सकती हैं। The direction of diffusion depends upon the environmental condition and the requirements of the plant. तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसका डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे और प्लांट की रिक्वायरमेंट पे।
कैसे? तो देखो, एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, अब रात में क्या है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज़ अ मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो होता क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना कहीं जो प्लांट है वो उसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको एलिमिनेट कर रहा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। अब क्योंकि रात हो रही है तो हमारी सनलाइट जो है वो नहीं है, अब सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं चाहिए। तो प्लांट ने जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करके रखी हुई होगी वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, और इसी को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। कि डिफ्यूजन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट सेल से निकल रही है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ये भी कहा जाता है कि कभी भी रात को किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ड्यूरिंग द डे CO2 जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो CO2 जो है रेस्पिरेशन जब होता है ना, तो प्लांट के अंदर भी देखो, रेस्पिरेशन तो प्लांट के अंदर भी हो रहा है, तो प्लांट के अंदर भी CO2 जो है वो जनरेट हो रही है, तो इस CO2 को जो है प्लांट यूज़ कर लेता है, हैंस देयर इज़ नो CO2 रिलीज। तो देखो CO2 जो है अगर वो चाहिए होती है तो इन्वायरमेंट से, सो ड्यूरिंग द डे प्लांट लेता भी है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजर के थ्रू फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन जो CO2 जो है रेस्पिरेशन से जनरेट होती है, प्लांट उसको भी यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और अगर उसको ज़रूरत होती है तो ही वो स्टोमेटो ओपन करके बाहर से CO2 को लेता है। ठीक है, तो रात में क्या है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता तो CO2 को निकालते हैं। ठीक है, और जब दिन होता है तो CO2 जो है रेस्पिरेशन में यूज़ हो रही होती है, तो उस टाइम पे CO2 को रिलीज़ नहीं कर रहे होते। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, बल्कि ऑक्सीजन जो है उसको रिलीज़ करता है प्लांट। रात को CO2 रिलीज़ कर रहा है, सुबह ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि कभी भी रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो CO2 रिलीज़ कर रहा होता है और हमें तो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, हमें CO2 नहीं चाहिए होती। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अलग अलग एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं एनवायरनमेंट से, और उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं इस काम के लिए, और अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो अलग ऑर्गन होते हैं अलग अलग एनिमल्स के पास ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, मतलब वो एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन को, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, एनिमल जो पानी में रहते हैं, नीड टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वो कैसे सांस लेते हैं, तो वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन से जो पानी में डिजॉल्व होती है। तो बेटा अब जो है ना, अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग। क्या पढ़ने वाले? ब्रीदिंग। यहाँ से हमारा जो टॉपिक शुरू होता है ना वो है ब्रीदिंग। अभी ऊपर हमने देखा था रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन। अब हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन, और हमें एनर्जी मिल गई, लेकिन हमें ब्रीदिंग भी पढ़ना होता है। ब्रीदिंग में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, हमारे यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। अब चाहे ये इंसान की बॉडी हो, चाहे ये यीस्ट की बॉडी में हो, चाहे ये प्लांट की बॉडी में हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसको निकालना तो होगा ही, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हर एक ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है और ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन को ब्रीथ करता है ताकि वो जिंदा रह सके, है ना। मतलब एरोबिक तो ऑक्सीजन को कंज्यूम ही करते हैं ना जिंदा रहने के लिए, तो CO2 एलिमिनेट भी हमें करनी होती है, जो हमारी ब्रीदिंग से ही होती है कहीं ना कहीं। तो हम जो है अब एक तरह से ब्रीदिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बच्चों को लगता है एक ही चीज़ है, पर ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे एक्टिविटी में यही दे रखा है कि फिश है एक एक्वेरियम में, आप काउंट करो कि कितनी बार वो अपना मुंह खोल रही है और बंद कर रही है 1 मिनट में, ठीक है, जब अपनी सांस ले रही है तो। और हम कितनी बार जो है 1 मिनट के अंदर सांस ले रहे हैं, ठीक है, बस यही है एक्टिविटी। तो अब हम ब्रीदिंग देखने वाले हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बच्चों को लगता है एक ही चीज़ है, पर ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में हम सांस ले रहे होते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन जो है उसको अंदर ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारे खाने का ब्रेक डाउन हुआ होता है उसको हम सेल्स को देते हैं, सेल्स उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ये होता है रेस्पिरेशन। अब देखो, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than in terrestrial। 2 मार्कर में आ जाता है ये कभी कभार कि क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं
अब देखो इस एक्टिविटी में ना आप ये ऑब्जर्व करोगे कि फ़िश जो है वो एक इंसान के कंपैरिजन में ज़्यादा बार 1 मिनट में ज़्यादा सांस लेती है, और हम 1 मिनट में फ़िश के कंपेयर में कम सांस लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ़िश है उसको ऑक्सीजन लेनी होती है पानी से, और हमें ऑक्सीजन लेनी होती है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिसॉल्व हो रखी होती है। इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है, वो जल्दी सांस लेते हैं, 1 मिनट में वो बहुत बार सांस लेंगे। तो सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रखी है, इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो रखी है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज़ मच फास्टर दैन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। सांस लेने का जो रेट है, हम कितनी जल्दी सांस ले रहे हैं, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, फिशेस क्या करती हैं, वो पानी को अपने मुंह में लेती हैं, एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। और उसके बाद क्या होता है, मुंह में ये पानी को भरती हैं और फिर उस पानी को पीछे अपनी गिल्स की तरफ फेंकती हैं, और जो उनकी गिल्स है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू ले लेते हैं, ठीक है, और फिर पानी को बाहर छोड़ देती है। कौन? फिश। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन, हम लोग रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट से लेते हैं। दिस ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग एनिमल्स जो है वो अलग अलग ऑर्गन से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करते हैं। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। तो हमारे ये जो भी ऑर्गन होते हैं ना, ये अपना स्ट्रक्चर जो है, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करके रखते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर पाएँ। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस surface is very fine and delicate. In order to prevent the surface, it is usually placed within the body. अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, और हम जो एक्सचेंज कर रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन और डेलिकेट है, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है। सो देयर हैज़ टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, तो इस एरिया में जो है हमारा पैसेज जो है एयर को लेकर जाए बॉडी के अंदर, उसके लिए पैसेज होना चाहिए। इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज अब्सॉर्ब्ड। एनसीईआरटी की खूबसूरती देखो, उन्होंने कितना डिटेल में लिखा हुआ है, मतलब एक तरह से उन्होंने ये भी रीज़न बता दिया कि क्यों जो हमारा ब्रीथिंग सिस्टम है वो बॉडी के अंदर है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ये जिसको इन्होंने नेजल पैसेज बोला है ना, देखो मेन हमारे नाक है, नाक के नीचे 2 छेद दिख रहे होते हैं, उनको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स। ये लगा लो, ये इसकी नाक के यहाँ पे 2 छेद हैं, इसको नॉस्ट्रल्स इन्होंने बोल दिया, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो एयर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर नॉस्ट्रल्स के थ्रू। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। तो होता है क्या है, नॉस्ट्रल्स जो है उसके थ्रू जो है हवा जो है अंदर जाती है, और जब ये अंदर जाती है तो आपने देखा होगा नाक के अंदर बाल होते हैं, ठीक है, कभी और चिपचिपा सब्सटेंस होता है जिसको हम म्यूकस भी बोलते हैं। म्यूकस पेट में भी था, म्यूकस नाक में भी है, ठीक है। ये क्या करता है, फाइन हेयर्स होते हैं जो कि पासेज में होते हैं, तो एयर जो है वो फिल्टर होती है हेयर्स के थ्रू। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। तो जो म्यूकस और फाइन हेयर्स हैं उनका काम क्या होता है, एयर को फिल्टर करना, एयर का फिल्ट्रेशन करना, कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी नाक में ही ट्रैप हो जाए, कोई बैक्टीरिया है वो हमारी नाक में ही ट्रैप हो जाए, ठीक है, और वो बॉडी के अंदर ना जा पाए, इन्फेक्शन कॉज ना कर पाए। तो ये भी हमारा ये प्रिवेंशन में काम करते हैं। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। और इसके बाद क्या होता है, नेजल पैसेज के थ्रू ये हमारी जो है एयर जो है नॉस्ट्रिल्स में एंट्री लेती हैं। नॉस्ट्रिल्स में एंट्री लेने के बाद इस एरिया को इन्होंने थ्रोट बोला है, ये जो एरिया है पूरा इसको, तो ये होता है हमारा थ्रोट, ठीक है। अब देखो बेटा,
एंड इनटू द लंग्स। तो फिर क्या होता है, एयर जो है वो नॉस्ट्रल्स जो है उससे जाती है, फिर उसके बाद थ्रोट रीजन में एंटर करने के बाद लंग्स का जो एरिया है वहाँ पर एंटर करती है। यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने ना रिब केज भी दिखाया हुआ है। रिब केज जो है ये आपके लंग्स के सामने प्रेजेंट होता है, मतलब एक तरह से रिब केज जो है वो लंग्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, लंग्स को सराउंड करके रखता है ताकि लंग्स हमारे प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, तो लंग्स की प्रोटेक्शन का काम किसका होता है, रिब केज का होता है। ओके, रिब केज। तो फ्रॉम हेयर द एयर passes थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। तो होता क्या है, थ्रोट में ये जो आपको ऐसे रिंग्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये स्ट्रक्चर जो है आप सोच रहे होगे कि बोन्स से बना है, पर नहीं, ये बोन्स से नहीं बना हुआ होता। ठीक है, ये आप याद रखना। तो हड्डियाँ प्रेजेंट नहीं है पर रिंग्स प्रेजेंट है, और रिंग्स किसकी प्रेजेंट है, कार्टिलेज की प्रेजेंट है। कार्टिलेज क्या होता है, जो हमारे ईयर में होता है, ईयर में हमारा कार्टिलेज होता है, जो सॉफ्ट बोन जिसको आप बोल सकते हो, सॉफ्ट टिश्यू होता है एक तरह से। तो ये कार्टिलेज जो है इसकी रिंग्स प्रेजेंट होती है हमारी थ्रोट में। क्यों प्रेजेंट होती हैं, ताकि हमारा थ्रोट जो है वो कोलैप्स ना हो पाए। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है उसको आप रिब केज से कंफ्यूज नहीं करेंगे। Rings of cartilage are present in the throat. These ensure that the air passage does not collapse. ठीक है, एयर का जो passage है वो collapse ना हो जाए, ये कौन इंश्योर करता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और ये भी एक क्वेश्चन है जो 1 या 2 मार्कर में बहुत प्रोमिनेंटली पूछा जाता है। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes, which finally terminate into balloon-like structures, which are called alveoli. सिंगुलर में इसको alveolus बोलते हैं, प्लूरल में इसको हम alveoli बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, मैं आपको पूरा ये हम रीड करेंगे, उससे पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देती हूँ, जैसे हमने फ्लो चार्ट समझा था। ठीक है, अब उसके बाद हम वैसे ही पहले डायग्राम समझेंगे और उसके बाद रीडिंग करेंगे। अब होता क्या है कि जो हमारे नोस्ट्रल्स होते हैं, यहाँ पे नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर जो है वो आती है, एयर को हम ना ब्लू कलर से दिखा देते हैं। तो एयर जो है वो एंटर करती है, हम इनहेल करते हैं और फिर एयर ऐसे हमारी आती है। अब देखो बेटा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा ये जो है ना, ये नेज़ल पैसेज है, यहाँ पे नेज़ल पैसेज है, ये माउथ कैविटी है, और दोनों जो हैं वो एक ही ओपनिंग के अंदर जा रहे हैं। मतलब कि अगर आप ध्यान से नोटिस करो यहाँ पे, तो देखो, अगर आप ध्यान से नोटिस करो यहाँ पे, तो माउथ कैविटी है, अगर आपने खाना खाया तो खाना भी इधर जा रहा है, और अगर आप सांस ले रहे हो तो आपकी सांस भी इधर जा रही है। तो ये कॉमन पैसेज होता है। क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है, जो मैंने आपको जब हमने डाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ रही थी तब भी बताया था कि कॉमन पैसेज जो है वो हमारा थ्रोट में एक होता है। ठीक है, या थ्रोट, हाँ, थ्रोट में एक हमारा कॉमन पैसेज होता है। और उसके बाद क्या होता है, ट्रेकिया हमारा जो है वो इस साइड इधर ट्रेकिया होता है, और इधर हमारा फूड पाइप होता है। ठीक है, मतलब इतना पीछे नहीं होता, पर ऐसे ही इसके पीछे की तरफ हमारा फूड पाइप होता है। ऐसे, यहाँ ऐसे समझो, ये आपको थ्रोट मतलब ट्रेकिया तो दिख ही रहा है, जो विंड पाइप है, ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी बोल सकते हैं। और जो हमारा फूड पाइप होता है वो ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा पीछे की तरफ को प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या हो गया, फूड पाइप। ये मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रही हूँ लोकेशन का। अब देखो होता क्या है कभी कभार कि जब हम कहते हैं कि हम खाना खा रहे थे और खाना खाते वक्त जो है आप बात करते हो, तो खाना हम कहते हैं कि सांस की नली में चला गया, मतलब ट्रेकिया में चला गया, जबकि उसे जाना कहाँ था, उसको तो ईसोफेगस में जाना था, पर वो ट्रेकिया में चला गया। उस केस में क्या होता है, तो होता क्या है, फिर तो बाद में जब आप खांसते हो तो खाना जो है वो ट्रेकिया से निकल के आपका फूड पाइप में चला जाता है। लेकिन इनिशियली क्या होता है, इसको कवर करके रखने के लिए एक ढक्कन होता है, जैसे एक दीवार होती है ना, एक ढक्कन टाइप होता है। तो जब भी आप खाना खाते हो ना, तो आपका जो ट्रेकिया है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ये एक तरह का ढक्कन होता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो आप खाना जब खाते हो तो वो सिर्फ फूड पाइप में जाता है, क्योंकि जो विंड पाइप है वो क्लोज हो रखा होता है। और बाद में जब आप खाना खत्म कर लेते हो तो आपका ये ढक्कन खुल जाता है। ढक्कन खुल जाता है इन द सेंस, देखो, जब आपने कभी नोटिस किया हो, तो जब भी आप खाना खाते हो ना, उस टाइम पे आप इनहेल नहीं कर रहे होते, आप एक्सहेल ही करोगे, आप इनहेल नहीं कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आपका एपीग्लॉटिस होता है। क्या होता है,
एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस जो है ये एक ढक्कन की तरह होता है, ये भी कार्टिलेज का बना होता है और ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। तो जब हमारा एपीग्लॉटिस ओपन होता है उस केस में हमारा जो सांस है, हम सांस ले रहे होते हैं, और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एपीग्लॉटिस जो है वो क्लोज हो जाता है, जिस वजह से खाना जो है वो सीधा ईसोफेगस में ही जाता है। अगर ये एपीग्लॉटिस वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो भी इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, मैंने इसलिए आपको बताया था सेफर साइड, ठीक है, क्योंकि दोनों का पैसेज जो है वो कॉमन होता है। ओके, तो अब हम एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम किससे समझेंगे, रीडिंग करके। तो ये नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल से जो है एयर एंटर होती है, एयर को दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एयर एंटर होती है। अब ये जो पूरा पैसेज है ना, इस पूरे पैसेज को इन्होंने बोल दिया नेज़ल पैसेज। नॉस्ट्रल से लेके जो अंदर तक का पैसेज है इसको बोल दिया नेज़ल पैसेज, ठीक है, तो इसको लेबल करा हुआ है एज नेज़ल पैसेज। उसके बाद क्या होता है, ये माउथ है, माउथ का एरिया है, ये है हमारी माउथ कैविटी, और माउथ कैविटी को हम बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं, माउथ कैविटी को हम बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं, ये डबल सी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बेटा, अब ये एयर जो है वो एंटर करी कहाँ से, नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल से एंटर करने के बाद वो आती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो हमारा एरिया होता है ना, तो सबसे पहले हमारा होता है, सबसे पहले आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स और लैरिंग्स क्या है, ये आपके थ्रोट का ही एरिया होता है, ठीक है। तो और जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स जो है इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं लैरिंग्स को, वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो जो हम बोल पा रहे हैं वो लैरिंग्स की वजह से ही बोल पा रहे होते हैं। तो अब आप सोचोगे कि मैम हम डायग्राम बनाएंगे तो हम कैसे इसको लेबल करेंगे, क्योंकि दोनों के शेप में कोई फ़र्क नहीं है। तो देखो बेटा, मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने जैसे ऐसे नेज़ल पैसेज दिखा दिया, फिर आपने सीधा ट्रेकिया दिखा दिया, आप बस यहाँ पे ऐसे 2 सेगमेंट्स बना दो, ठीक है। 2 सेगमेंट मतलब कि जैसे आपने ऐसे ये 2 बॉक्स से बना दिए, ऊपर वाले को बोल दिया फेरिंग्स, नीचे वाले को बोल दिया लैरिंग्स, ठीक है। तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो रीजन आता है इसको हमने बोल दिया ट्रेकिया। क्या बोल दिया, ट्रेकिया। अब आप देखोगे ट्रेकिया में ऐसे ये रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स कार्टिलेज की बनी होती है, जो हमारा ट्रेकिया कोलैप्स ना हो, जब एयर पास हो उससे प्रिवेंट करती है। कोलैप्स ना हो मतलब कि ट्रेकिया एकदम से छोटा बड़ा ना हो जाए, उसका साइज जैसा है वैसा ही रहे, ठीक है। अब देखो ये ट्रेकिया आ रहा है, अब ये ट्रेकिया यहाँ पे एक इधर डिवाइड हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे डिवाइड हो गया ये, और एक हमारा ये वाला लंग है, एक इधर वाला लंग है, ठीक है, राइट लंग और लेफ्ट लंग, ठीक है। अब हमारे राइट और लेफ्ट में ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो गया। फिर यहाँ देखो एनसीईआरटी ने थोड़ा आपको समझ में आ ही रहा होगा, मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ तो यहाँ पे देखो बेटा, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसका एक ही पार्ट दिखाया हुआ है, इधर भी एल्वियोलाई होती हैं, इधर भी एल्वियोलाई होते हैं, पर उन्होंने बस फिलहाल इतना सा ही दिखाया हुआ है फॉर द क्लैरिटी। तो देखो ये यहाँ पे और छोटे डिविजन्स हो गए, फिर और छोटे डिविजन्स हो गए, और छोटे डिविजन्स हो गए। तो होता क्या है डायग्राम में, मैं आपको खुद बना के दिखाती हूँ, जस्ट मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। ओके, तो अब देखो बेटा होता क्या है, ये आपका ट्रेकिया है, ठीक है, क्या है, ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया जो है वो हमारा डिवाइड होता है राइट लंग की साइड में और लेफ्ट लंग की साइड में। देखो ये वाला होता है राइट लंग और ये वाला होता है लेफ्ट लंग। जो हमारा हार्ट होता है ना, वो हमारा थोड़ा सा बेंड होता है टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इसलिए हमारा लेफ्ट लंग जो है वो कंपैरेटिवली जो है कम साइज में लेता है, और इधर एक नॉच जैसे होती है जिसको हम कार्डियक नॉच भी बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, नहीं चलो यहाँ तो दिखाया ही नहीं हुआ। उसके बाद देखो फर्दर क्या होता है, ये हमारा जो ट्रेकिया था, ये ट्रेकिया जो है ये डिवाइड हुआ, ठीक है, इस साइड में डिवाइड हुआ, फिर फर्दर ये यहाँ पे डिवाइड हुआ। अब मैंने इस वाले को ही स्टडी करूँ तो ये यहाँ पे डिवाइड हुआ फर्दर 2 पार्ट्स में, फिर ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और एल्वियोलाई में टर्मिनेट होता है। मतलब कि ट्रेकिया था, ट्रेकिया ने डिवाइड किया किसके अंदर डिवाइड किया, ब्रोंकाई में डिवाइड किया। तो ये भी एक ब्रोंकाई है और ये भी एक ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई जो फर्दर डिवाइड होती है, फिर डिवाइड होती है, और जो एल्वियोलाई से पहले वाली ब्रोंकाई होती है, जो ब्रांच होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल। क्या बोलते हैं,
ब्रोंकियोल। तो होता क्या है, ट्रेकिया था, ट्रेकिया हमारा ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, ये होती है ब्रोंकाई की स्पेलिंग BRONCHI, ठीक है, ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, ये ब्रोंकाई और ये वाला ब्रोंकाई। उसके बाद ये जो ब्रोंकाई है फर्दर डिवाइड होता है, फिर इसको भी हम ब्रोंकाई ही बोलते हैं, फिर ये ब्रोंकाई दोबारा डिवाइड होता है, इसको भी हम ब्रोंकाई बोलते हैं। लेकिन एल्वियोलाई से पहले वाला जो ब्रोंकाई होता है ना, जो ये वाला ब्रोंकाई है, जो एल्वियोलाई जब बनी हमारी उससे पहला वाला जो ब्रोंकाई होता है ना, लास्ट वाला, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, BRONCHIOLES, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही एनसीईआरटी ने एक पार्ट का दिखाया हुआ है, हमारे लंग्स में चारों तरफ एल्वियोलाई होती है और हमारे बहुत सारे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं, ठीक है। अब रीड कर लेते हैं। अब होता क्या है, एयर हम देख रहे थे, एयर आती है नेजल पैसेज में, फिर थ्रोट में, थ्रोट में होने के बाद ये ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई में जाने के बाद ब्रोंकियोल्स में जाती है, और फिर लास्ट में जो बलून जैसे स्ट्रक्चर है, जिसको इन्होंने यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है, ये जो बलून जैसे स्ट्रक्चर है, देखो ये जो है ब्रोंकियोल है, जिसके आगे एल्वियोलाई जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये बलून जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम एल्वियोलाई बोल रहे हैं। इससे पहले वाली जो हमारी ब्रोंकियोल होती है उसको इन्होंने रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल लिखा हुआ है। देखो बेटा, एनसीईआरटी ने रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल कहीं नहीं लिखा, डायग्राम में दे रखा है। और अगर पेपर में एमसीक्यू में ये पूछ लेते हैं तो आधे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे। जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में पूछ लिया कि एल्वियोलाई जो है वो किस मतलब कौन से ब्रोंकियोल्स होते हैं जिनके बाद एल्वियोलाई आती है। जैसे आपको पूरा पैसेज दे दिया और उसमें फिलिंग द ब्लैंक में पूछ लिया, जहाँ पे आपका आंसर आएगा ब्रोंकियोल्स, पर ऑप्शन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, या फिर एल्वियोलर डक्ट, कुछ भी दे सकते हैं वो, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी के डायग्राम भी इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई को अगर आपको घुमाना होगा ना तो वो कुछ भी करेंगे घुमाने के लिए, ठीक है। जो आप सोचोगे ना यहाँ से सवाल नहीं आएगा, वहाँ से भी सवाल आ जाता है। अब देखो, एयर पैसेज था, ब्रोंकियोल में आया, ब्रोंकियोल के बाद एल्वियोलाई में आया, और एल्वियोलाई का जो सरफेस है, ये जो एल्वियोलाई है इसका जो सरफेस है, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन होता है कि एक गैस जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रही होती है। तो हमारी जो एयर है, एयर का फिर एक्सचेंज एल्वियोलाई की साइड पर ही होता है। ऑक्सीजन जो है वो हमारी ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में वापस आ जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी नाक से निकल जाती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स होते हैं उनके थ्रू एयर जो है ह्यूमन अपनी बॉडी के अंदर लेता है। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज, जो इस पैसेज को लाइन करते हैं कुछ हेयर्स होते हैं। आपने महसूस भी किया होगा, खुद आपको दिखते भी होंगे नाक के बाल कभी कभी, ठीक है। आप शीशे में ध्यान से अपनी नाक में देखो तो। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस, म्यूकस चिपचिपा सब्सटेंस भी होता है जो ट्रैप करने के लिए, एयर को फिल्टर करने के काम आता है और बैक्टीरिया को ट्रैप करने के। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, इसके बाद एयर जो है वो हमारे थ्रोट वाले रीजन में आती है और फिर लंग्स में चली जाती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन दी थ्रोट, हमारे थ्रोट में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, एयर जिस पैसेज से पास हो रही है, मतलब एयर किससे पास हो रही है, एयर हमारा ट्रैकिया से पास हो रही है, तो एयर पैसेज की जगह हम ट्रेकिया भी लिख सकते हैं कि ट्रेकिया जो कि जिससे एयर पास होती है वो कोलैप्स ना करे, ये इंश्योर करती है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। Within the lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes. जो लंग्स हैं उनके अंदर ही ये जो पैसेज होता है, किसका पैसेज, एयर का पैसेज जो है ये डिवाइड होता जाता है छोटी छोटी ट्यूब्स में, क्योंकि इनिशियली आपका देखो ट्रेकिया बड़ा था, फिर ब्रोंकाई जो है जो हमारा था वो छोटा था, फिर ये ब्रोंकाई देखो बेटा और छोटा हो जाता है, ये देखो ये ब्रोंकाई और छोटा हो गया, ये ब्रोंकाई जो है छोटा हो गया, फिर ये फर्दर और छोटा हो गया, तो छोटी छोटी ट्यूब्स में ये डिवाइड होता रहता है, विच फाइनली टर्मिनेट इनटू, और ये कहाँ पे खत्म होते हैं, ये डिवाइड जो होता रहता है हमारा ट्रेकिया के जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये कहाँ पे टर्मिनेट होते हैं, कहाँ खत्म होता है, इन अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एल्वियोलाई, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में
ये डिवीजन जो है ये ख़त्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, और जिसका सिंगुलर होता है एल्वियोलस। द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो होता क्या है, गैशियस एक्सचेंज मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो पाए, ये काम एल्वियोलाई में होता है, और एल्वियोलाई वही सरफेस है जहाँ पे ये काम होता है। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। तो जैसे यहाँ पे देखो ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के पास बहुत सारी जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे बहुत सारी जो है ये एल्वियोलाई है, इसके पास बहुत सारी जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये ब्लड वेसल्स जो हैं इनके अंदर होता है ब्लड, और ब्लड के थ्रू और ब्लड में हमारी गैस जो है वो एक्सचेंज हो जाती है फाइनली। एज वी हैव सीन इन earlier years when we breathe in we lift our ribs and flatten our diaphragm। तो होता क्या है, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, आप सांस लोगे, आप कभी नोटिस करोगे, तो जब आप सांस लेते हो तो हमारा ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो है वो लंग्स के नीचे जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, लंग्स के नीचे, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको ये जो डायफ्राम दिखाया हुआ है ना, ये जो ब्राउन ब्राउन सा मसल टाइप आपको दिखाया हुआ है, ये हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या करता है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो ये जो डायफ्राम है ना, डायफ्राम एक्चुअली ना ऐसे डोम शेप होता है, ठीक है, ये डोम शेप जो है ये फ्लैट हो जाता है। तो उस केस में हमारा देखो, when we lift our lips and flatten our diaphragm and the chest cavity becomes larger as a result। तो होता क्या है कि जो रिब्स है, रिब केज जो है, रिब्स जो है वो ऊपर उठ रही होती है। जैसे कि अगर हम साइड व्यू देखें तो रिब्स ऐसे हैं, तो रिब्स अगर आगे की तरफ जो है बढ़ेंगी तो हमें ज़्यादा एरिया मिलेगा। हम कह रहे हैं ना कि जैसे हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो चेस्ट वाला रीजन है वो थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है। अगर आप कभी खुद भी नोटिस करो तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिब्स जो है वो ऊपर को उठ रही होती हैं, और डायफ्राम जो है वो ऐसे डोम शेप होता है, वो फ्लैटन हो जाता है जब हम ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है। Our diaphragm and the chest cavity becomes larger as a result. Because of this, air is sucked into the lungs। और इसकी वजह से क्या होता है, एयर जो है वो लंग्स में आ जाती है and fills the expanded alveoli। और ये जो alveoli होती हैं इसके अंदर हवा जो है वो भर जाती है। The blood brings carbon dioxide। अब क्योंकि हमें पता है कि जो alveoli है उसके अराउंड में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और जो एयर होती है जो एल्वियोलाई के पास पहुंची है उसके अंदर होती है ऑक्सीजन, ठीक है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो पूरी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड जो है वो कलेक्ट करके ला रहा होता है फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई, और ब्लड जो है वो एल्वियोलाई में जाता है। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है, अब एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलाई से क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एयर में आ जाती है, और फिर इसी एयर को हम एक्सहेल आउट कर देते है। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर, एल्वियोलाई में जो हवा है उसके अंदर ऑक्सीजन है, इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। तो एल्वियोलाई की जो ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल्स कौन है, एल्वियोलाई के आसपास जो ब्लड वेसल्स है ना बेटा, जो मैंने आपको ऐसे दिखाई है, इन्होंने एल्वियोलर ब्लड वेसल बोला हुआ है। और ये एल्वियोलर ब्लड वेसल जो है इनके अंदर जो है ऑक्सीजन आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ट्रांसपोर्ट हो जाती है, और फिर ये जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है थ्रू ब्लड। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, जब सांस इंसान ले रहा होता है, व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब्ड एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। अब आप सोच रहे होगे बेटा कि अब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में आ रही है, कार्बन तो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, इसी बीच में हमारे जो सेल्स है, अब अगर ये ऐसे हो कि भाई अगर थोड़ी सी भी ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन आपको इंस्टेंटली चाहिए और आपको फटाफट जो है ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करनी है, ऐसा ना हो, तो हमारे लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जैसे आप अगर कभी सांस रोक रहे हो
तो आप सांस रोक पाते हो कुछ टाइम तक, आप जिंदा रह पाते हो, मरते नहीं हो एकदम से, ऐसे हाफ लेने लग जाते कि नहीं भाई सांस लेनी ही पड़ेगी। तो आप सांस कुछ देर तक रोक पाते हो। क्यों रोक पाते हो? क्योंकि हमारे लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर होती है, जिसकी वजह से अगर आप ऑक्सीजन जो है सांस बाद में भी लेते हो उसको कंपनसेट करने के लिए, तो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज में सफिशिएंट टाइम हो पाए। When the body size of animals is large, जब एनिमल का बॉडी साइज लार्ज होता है, the diffusion pressure alone कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अब होता है क्या है कि डिफ्यूजन प्रेशर में क्या होता है कि आपकी गैसेस जो है वो डिफ्यूज हो रही है, ठीक है, और उसी से आपकी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन मिल रही है। ये डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से हो पाता है। लेकिन जब एनिमल्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं तो सिंपल डिफ्यूजन की वजह से आप एक्सचेंज तो कर सकते हो गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड थी और CO और ऑक्सीजन थी, उनके बीच में एक्सचेंज तो हो रहा था। लेकिन हमें पूरी बॉडी में, अब जैसे मेरे लंग्स हैं, अब लंग्स से मैंने सांस ली, ठीक है, लेकिन मेरे जो पैरों के नाखून हैं वहाँ तक हमें जो है ऑक्सीजन सप्लाई करनी है। अगर हम देखा जाए तो बहुत दूर है, इतना भी पास नहीं है। तो अब सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर से कोई ना कोई प्रेशर या कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए ना जो मेरे ब्लड को वहाँ तक लेकर जा पाए और स्पीड में लेके जा पाए। तो कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, जो इस काम में मदद करते हैं। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यूज विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट मतलब ऑक्सीजन कन्वर्ट नहीं होती, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को दे दी जाती है या सेल को दे दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले ली जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं एयर में से लंग्स में। तो ऑक्सीजन को ले कौन रहा है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो होता है हीमोग्लोबिन। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन लेवल लो है तो कह देते हैं कि आप ब्लड नहीं दे सकते, या बीपी लो होता है, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो रेड कलर का हमारा खून है, हमारा खून रेड कलर का क्यों है? क्योंकि हमारे खून में HB इज द सिंबल ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो ऑक्सीजन को लेता है एयर से और हमारे लंग्स से एंड कैरी इट टू द टिश्यूज जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। In human beings, the respiratory pigment is hemoglobin, which has very high affinity for oxygen. High affinity मतलब चाहत, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे इंसानों की बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है और इसकी हाई एफिनिटी है, मतलब जब ये ऑक्सीजन देखता है ना तो ये बहुत जल्दी उससे बाइंड करता है, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो फिर हीमोग्लोबिन जहाँ जहाँ जाएगा ऑक्सीजन भी वहाँ जाएगी। तो हीमोग्लोबिन अगर हमारे पैर के टोस तक जाएगा तो ऑक्सीजन भी साथ साथ पैर के टोस तक जाएगी और मेरे जो पैरों के सेल्स हैं, जो पैरों के टिश्यूज हैं, उनको ऑक्सीजन मिलेगी। ओके, This pigment is present in red blood corpuscles. red blood corpuscles जो हैं RBC, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। तो ये रेड होते ही इसलिए क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो ये पिगमेंट हमारा RBC में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन ऑक्सीजन एंड हेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रांसफर्ड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आर ब्लड। अब होता क्या है बेटा, जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड में? ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन बाइंड कर लेती है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन का सिंबल HB होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है और फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन जो CO2 का है वो कैसे होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन का जो CO2 का होता है ना, वो मोस्टली होता है पानी के अंदर डिजोल्व करके। जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, प्लेटलेट्स भी होती है, काफ़ी सारे आयंस भी होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो हमारी जो जब चोट लग जाती है तो क्लॉट बनाने के काम आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ब्लड में, लेकिन एक मेजर पार्ट जो ब्लड का होता है वो ये है कि ब्लड में वाटर भी होता है। तो ये जो पानी होता है ना, या हाँ, इसके अंदर CO2 जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो CO2 डिज़ोल्व फॉर्म में जो है हमारी ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है हमारे ब्लड में? डिज़ोल्व फॉर्म में। जबकि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसफ़र हो रही थी? जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड होके। फिर अगर हम यहाँ पे देखें आप
तो देखो यहाँ पे भी हमने नहीं पढ़ा था। यहाँ पे मोर टू नो में टोबैको के बारे में बताया हुआ है। से नो टू गुटखा और टोबैको क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें डिजीजेस होते हैं। कॉमनली डिजीजेस क्या होते हैं, टंग, लंग्स और हार्ट और लिवर रिलेटेड डिजीजेस होते हैं। स्मोकलेस टोबैको जो है वो भी एक रिस्क है हार्ट अटैक का, स्ट्रोक्स का और पल्मोनरी डिजीजेस का। पल्मोनरी डिजीजेस क्या होते हैं, जो लंग्स से रिलेटेड हमारे जितने भी डिजीजेस होते हैं उनको हम पल्मोनरी डिजीजेस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे डू यू नो में यही है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। लंग कैंसर जो है मोस्ट कॉमन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ये क्या करता है, जर्म्स को रिमूव करता है, डस्ट पार्टिकल्स और हार्मफुल पार्टिकल्स को जो है रिमूव कर देता है, उनको मार देता है इनहेल्ड एयर से। स्मोकिंग की वजह से ये हेयर जो है ये डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से ये सारे केमिकल्स आ सकते हैं और हमें कफ और लंग कैंसर जैसी बीमारी, बहुत बुरी बीमारी जो लोगों को हो जाती है, जो होनी नहीं चाहिए। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, फिर यहाँ पे डू यू नो में ये भी है कि अगर एल्वियोलर सरफेस इज स्प्रेड आउट इट कुड कवर 80 मीटर स्क्वायर। एल्वियोलर सरफेस मतलब जो एल्वियोलाई थी, वो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपके थे ना, वो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है अगर आप उनको खोल दो, वो इतने छोटे पैक्ड हो रखे होते हैं, जैसे मैंने विलाय बताया था कि ऐसे ऐसे पैक्ड हो रखे होते हैं, तो उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है। ऐसे एल्वियोलाई जो है वो भी ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर हम इनको भी कभी स्प्रेड करें तो कम से कम 80 मीटर स्क्वायर जो है उतना लंबा ये जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आर बॉडी इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आर टोस फ्रॉम आर लंग्स। देखो मैंने कहा था ना कि अगर हमें हमारे टोस तक ऑक्सीजन पहुंचानी है तो उसके लिए हमें एक कैरियर चाहिए होता है जो फटाफट से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर ले। और वो कैरियर कौन होता है, इंसानों के केस में हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। और यहाँ पे देखो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होता और सिर्फ नॉर्मली डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही, मतलब नॉर्मली सिंपली हम सोचें कि अपने आप ऑक्सीजन पहुँचती रहेगी, ब्लड में तो ऑक्सीजन आ ही गई है ना, तो कम से कम 3 साल लग जाते, तब जाके एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हमारे पैरों तक पहुँच पाता हमारे लंग से। 3 साल लग जाते, 3 साल। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, हमारे पास हीमोग्लोबिन है। आरंट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन? यस, वेरी ग्लैड। उसके बाद देखो इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन विल एंड अप दिस पार्ट। व्हाट एडवांटेज ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होती है। अब जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास क्या बेनिफिट है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है ऑक्सीजन के रिगार्ड में? तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं। जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं पानी से। तो ये एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल के पास कि वो डायरेक्ट ले सकते हैं ऑक्सीजन, पर डिसएडवांटेज है एक्वेटिक के पास कि वो डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं ऑक्सीजन को। वो वाटर में क्योंकि ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है तो वो पानी के थ्रू ही ऑक्सीजन को ले पाते हैं। इससे क्या हुआ, चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? तो हमने तीनों वेज डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, एक केस हमारा कौन सा था, एक था जब हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का और लैक ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो हमारा ग्लूकोज जो है पहले तो पायरूवेट में टूटता है और फिर फर्दर जो है उसके बाद अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से जो है हमारे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है, ये ज़्यादातर एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और हमारा पायरूवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है जो बहुत बहुत ज़्यादा होती है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, 2 कार्बन का इथेनॉल बन जाता है और हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। फिर अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन है तो उस केस में क्या होता है, पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड जो है ये ज़्यादातर हमारा मसल सेल में होता है और लैक्टिक एसिड जो है ये क्रैम्प्स कॉज करता है। देन द
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, डिजोल्व होके ब्लड के अंदर, वाटर के साथ डिजोल्व होके। हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई का जो सरफेस एरिया होता है वो इस तरीके से कैसे डिज़ाइन है कि सरफेस एरिया हो जाए, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में एल्वियोलाई हमारे प्रेजेंट होते हैं जो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो अब मैं देखो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। कहाँ पे है, एक तो मैं पायरुवेट वाला देखो ये रहा सारा आपका। ठीक है, कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया और फिर ये 3 कंडीशंस है, इसके अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मेंशन है ये वाला, ये रहा, दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन आरबीसी, कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन इतना। तो ये तो हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, और वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 2 मेजर टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। एक तो हमने पहले ही कर लिया था न्यूट्रिशन, और आज हमने कर लिया है रेस्पिरेशन। इन द नेक्स्ट पार्ट विल बी स्टार्टिंग विद ट्रांसपोर्टेशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड बाय।